तो आज हम सीखने वाले हैं एवोगाड्रो संख्या किसे कहेंगे, कण किसे कहते हैं, परमाणु, अणु और आयन क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या है, अणु द्रव्यमान क्या है, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। फिर पदार्थ का मोल कैसे निकालें। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि न्यूमेरिकल में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका संजय सर और आप देख रहे हो अपना चैनल, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल विद संजय। पेन और कॉपी लीजिए और पढ़ना चालू करिए। सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल पर बात करेंगे जिससे हम बोर्ड में आए हुए प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। चलिए देखते हैं। तो हम इसमें पहले देखते हैं ये परमाणु द्रव्यमान। ये परमाणु द्रव्यमान देख लेते हैं, अणु द्रव्यमान देख लेते हैं, फिर ऊपर से एवोगाड्रो संख्या और कण किसे कहते हैं देख लेते हैं। तो बच्चों, यह परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जिसे हम लोग अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर कहते हैं, ये होता क्या है? तो किसी एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, किसी एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, किसी एक परमाणु का द्रव्यमान, यहां पे द्रव्यमान आप जोड़ दो, द्रव्यमान, किसी एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। हमें थ्योरी नहीं देखनी है, लेकिन हम इसको इसलिए लिख रहे हैं कि आप बेस को पकड़ो, जिससे कि आसानी से आप इससे संबंधित आए हुए न्यूमेरिकल को कर सको। तो हमने कहा किसी एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे देखते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन एक परमाणु है, इसका जो द्रव्यमान होगा वही परमाणु द्रव्यमान होगा। और ये इसका द्रव्यमान हम कहां से लेंगे? तो इसका द्रव्यमान आपने पीरियोडिक टेबल को पढ़ रखा है, आवर्त सारणी को पढ़ा है, तो हम वहां से लेते हैं। हम उतनी डीपली तो जाएंगे नहीं, सिर्फ यहां यह सीखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान को कैसे लें ताकि हम अपने न्यूमेरिकल में कर सकें। तो बच्चों, किसी एक परमाणु का द्रव्यमान, हमने हाइड्रोजन लिया, इसके परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 1 होता है। हम मान लेते हैं ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 16 होता है। हम यहाँ पे कार्बन ले लिया, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? कार्बन एक परमाणु है, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो 6 से 12, ये सब पीरियोडिक टेबल से हम लोग ले सकते हैं। नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो 7 and 14 यानी कि 14। तो इस तरह से हम लोग परमाणु द्रव्यमान को नोट करने वाले हैं। ठीक है, यह मान हम कहां से ले रहे हैं? यह मान हम पीरियोडिक टेबल से ले रहे हैं, जिसे आवर्त सारणी कहते हैं, जो आपने पढ़ा है। तो इस तरह से हम लोग परमाणु, किसी एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ले लेते हैं। ठीक है, सल्फर, एल्यूमिनियम, सल्फर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27, सल्फर का कितना होता है? 32। ऐसे हम लोग इसका परमाणु द्रव्यमान ले लेते हैं। अब हम थोड़ी चर्चा कर लें कि अणु द्रव्यमान क्या है। ये हमारा बताने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को कैसे हल करें से है। ठीक है, अब ये दूसरा इसमें हमने लिख रखा है अणु द्रव्यमान। चलिए इसको भी एक लाइन में समझ लेते हैं। अणु द्रव्यमान, ये अणु का द्रव्यमान क्या होता है? मौलिक जीवन का द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? तो किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु, किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणु, बस इतनी सी बात। किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान यदि हम लेते हैं तो उसे हम अणु द्रव्यमान बोलेंगे। जैसे देख लेते हैं, जैसे हम क्या लेंगे H2O में, जैसे पानी एक अणु है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें कुल कितने परमाणु हैं? किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणु माने इस अणु में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये 2 परमाणु हैं। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे? परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे और जोड़ देंगे, तो जो संख्या मिलेगी उसे हम कहेंगे अणु द्रव्यमान। जैसे इसका क्या होगा? हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का आवर्त सारणी से 1 परमाणु द्रव्यमान हमने लिखा, लेकिन ये दो बार आया है तो गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 16 होता है। कितनी बार है? 1 बार, यहाँ 16 लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू जो आएगी वही इसका द्रव्यमान होगा। तो ये क्या हो गया? 2 + 16 बराबर 18। 18 क्या होगा? तो पानी का अणु द्रव्यमान पूछा जाएगा तो कितना होगा? 18। यानी हम लिख सकते हैं H2O का अणु द्रव्यमान बराबर 18। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे? अणु द्रव्यमान को भी निकालेंगे। तो हम यह देखें, हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि इसका उपयोग हम न्यूमेरिकल में
करेंगे। कैसे करेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको तैयार करना या आप यहाँ से कर सकते हो। चलो अब मोलर द्रव्यमान को देख लेते हैं। मोलर द्रव्यमान हम लोगों ने कल देखा था, इस पर बात भी किया था। पिछले वीडियो में हमने मोलर द्रव्यमान पर कुछ बात किया था, या भी था। चलिए एक लाइन में फिर देख लेते हैं। ये परमाणु द्रव्यमान हो गया, अणु द्रव्यमान हो गया, मोलर द्रव्यमान देखते हैं। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, एम कैपिटल एम हमने बता रखा है। ये मोलर द्रव्यमान क्या होगा भाई, तो एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान, एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और हमेशा ये बात याद रखेंगे, इसकी जो इकाई होगी, इकाई वो किसमें लिया जाएगा, ग्राम प्रति मोल में। इसकी इकाई हम किसमें लेंगे, तो ग्राम प्रति मोल में लेंगे। जैसे H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा भाई। H2O का मोलर द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, तो H2O का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए इसके परमाणु के द्रव्यमान को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। H का पीरियोडिक टेबल से परमाणु द्रव्यमान 1 × 2 दो बार दे रखा है। ऑक्सीजन कितना है, 16 × 1, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो ये 2 और प्लस 16 इज इक्वल टू 18। अब हमें मोलर द्रव्यमान के रूप में लिखने के लिए इकाई क्या जोड़ना होगा, ग्राम प्रति मोल। तो यदि हम ग्राम प्रति मोल जोड़ते हैं तो बन जाता है मोलर द्रव्यमान। अर्थात H2O का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो 18 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। अब हम लोग कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया O2 का, CO2 का, ठीक है, NH3 का, और भी हम लोग NaCl का, H2SO4 का। पूछ दिया कि मोलर द्रव्यमान निकालिए, मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो हम यहीं से कुछ भी नहीं करने वाले हैं। O2 का क्या लिखेंगे भाई, तो O2 का, इसमें O का कितना होता है, 8 और 16 × 2 इज इक्वल टू 32 ग्राम प्रति मोल। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम प्रति मोल, इसका मोलर द्रव्यमान होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, तो CO2 का लिखना होगा। तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12, 1 है तो इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 2 गुणे इसका होता है 8 और 16 यानी 16। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 12, ये हो गया 16 गुना का 32, जो बराबर कितना हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए, 2 और 2 4, 1 और 3 4, 44 ग्राम प्रति मोल। यानी कि किसका ये मोलर द्रव्यमान हुआ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान हुआ। वैसे ही NH3 का हमें निकालना है, तो NH3 का कैसे निकालेंगे, N का कितना होता है, 7 और 14, एक बार है 1 लिया, फिर प्लस कर दिया। हाइड्रोजन 3 बार है, 3 × 1, एक परमाणु द्रव्यमान होता है। जो हल करेंगे तो क्या होगा, 14 प्लस 3 कितना होगा, 17 ग्राम प्रति मोल लगा देंगे, तो इसका बन गया मोलर द्रव्यमान। वैसे ही हम NaCl का भी, H2SO4 का भी निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। क्या होगा, NaCl का क्या होगा भाई, तो NaCl का होगा, Na का कितना होता है, 23, 11 ने 23, एक बार है इंटू 1 कर लो। जब आप समझने लगोगे तो डायरेक्ट भी लिख लोगे। प्लस क्या करेंगे, क्लोरीन है कितना, 17Cl 35.5 होता है, तो 35.5 कितनी बार है क्लोरीन, एक बार है, 1 से गुणा कर दो। अब ये इज इक्वल टू क्या बना, तो बन जाएगा 23 + 35.5। अब 23 + 35.5 को हम क्या करने वाले हैं, तो जोड़ने वाले हैं, जो 58.5 होगा ग्राम प्रति मोल। यानी कहा जाए NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो NaCl का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 58.5। वैसे ही H2SO4 है, इसको भी देख लेते हैं। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान हमने बताया MC कैपिटल MC से हम लोग पिछले वीडियो में लिए भी थे। M = कैसे निकलेगा भाई, तो H2 2 बार है, 2 × 1 परमाणु द्रव्यमान, प्लस सल्फर का 32 होता है, 32 × 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 बार है और 8 और 16 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। अब इनको जोड़ेंगे, क्या बना, 2 बना, 32 बना, फिर क्या बना, 16 चौके 64 यानी 64, 16 दिया 40, 16 चौके 64, ये आप जोड़ लेंगे। यानी 2 + 32
प्लस कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा इसको जोड़िए 4 × 6 = 8 और फिर बचा 6 और 3 9 98 ग्राम प्रति मोल। माने H2SO4 की मोलर द्रव्यमान क्या होगा तो 98 ग्राम प्रति मोल। कुल मिला के हमें क्या ध्यान रखना है, मोलर द्रव्यमान में इकाई ग्राम प्रति मोल दिया है तो वो मोलर द्रव्यमान दे रखा है उस यौगिक का, अणु का या परमाणु का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मोलर द्रव्यमान को भी देख लिया। अब चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं इसमें, इसका एवोगाड्रो संख्या इसे कहते हैं, इस पर बात करते हैं एवोगाड्रो। चलिए देखते हैं। एवोगाड्रो नंबर, चलिए ये हमने देख रखा है एवोगाड्रो नंबर क्या है भाई, तो ये एक वैज्ञानिक के नाम पर माने उनके सम्मान में ये दिया गया है एवोगाड्रो संख्या नंबर। इसे हम लोग Na से इंडिकेट करेंगे, ध्यान रहे। ये एवोगाड्रो संख्या क्या होती है तो 1 मोल किसी भी पदार्थ में उपस्थित 1 मोल किसी भी पदार्थ में उपस्थित 1 मोल किसी भी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या, उपस्थित कणों में क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकते हैं। कणों की संख्या एवोगाड्रो नंबर कहलाती है, संख्या Na माने एवोगाड्रो संख्या कहलाती है। बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। 1 मोल किसी भी पदार्थ में उपस्थित कण, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो अणु हो, चाहे वो आयन हो, की संख्या Na यानी एवोगाड्रो संख्या कहलाती है। अब हमेशा जो याद रखने वाली बात है, इस संख्या का मान, इसका मान माने Na का मान क्या होता है 6.022 × 10⁻23 होता है कण। अब कण में आप लगा सकते हो परमाणु, अणु या आयन, जैसा क्वेश्चंस में पूछा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम नोट करेंगे। क्वेश्चन में परमाणु की चर्चा दे रही होगी तो यहाँ पे लिखेंगे परमाणु, क्वेश्चन में अणु की चर्चा किया होगा तो लिखेंगे अणु, आयन को कह रहा होगा तो लिखेंगे आयन, सूत्र को कह रहा होगा तो लिखेंगे सूत्र। जो भी लिखा होगा उसको हम कण के पास जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ आ रहा है ये कण, इसको भी देख लेते हैं फिर नियमित करना चालू करते हैं। अब यहाँ कण किसे कह रहे हैं, ये कण क्या है भाई, तो चलिए कण को देखते हैं जिसे अंग्रेजी में पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। कण क्या होता है भाई, तो हमने बताया प्रश्न के अनुसार यह बदलता रहेगा। प्रश्न में यदि कण परमाणु है तो परमाणु लिया जाएगा, प्रश्न में यदि कण को अणु बोल रखा है तो हम लोग अणु नोट करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात। यानी हम क्या लिख दें एक लाइन में, प्रश्न के अनुसार कण, प्रश्न के अनुसार यानी जो आपको प्रश्न मिलेगा उसके अनुसार कण अलग अलग हो सकते हैं, अनुसार कण अलग अलग हो सकते हैं प्रश्न के अनुसार। ध्यान रहे, यही मेन बात है, मुझे सिखाना है क्वेश्चन कैसे हम करें। तो प्रश्न के अनुसार ये अलग अलग हो सकते हैं। कैसे होगा भाई, तो यदि पदार्थ परमाणु के रूप में है, यदि पदार्थ परमाणु के रूप में है तो इस कण को हम क्या बोलने वाले हैं, परमाणु। तो इस कण को हम क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। अब यदि पदार्थ किस रूप में हो, अणु के रूप में हो, रूप में हो। ध्यान रखिए ये सारी बातें हम प्रश्न से निकालेंगे। जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वहां से ये चीजें हमें निकालनी होती है। यदि पदार्थ अणु के रूप में हो तो कण क्या कहलाएगा, तो कण अणु कहलाएगा। ठीक है, अब यदि पदार्थ आयंस के रूप में आती हैं, यदि पदार्थ आयनिक है या आयंस के रूप में है तो वहां जो कण होगा उसे हम लोग आयंस बोलेंगे, आयन कहेंगे। ये सारी चीजें हमें कहां से देखने को मिलती है, ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन से देखने को मिलती है।
मतलब हमें एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? तो एक चीज हमें याद रखनी होती है, इससे ध्यान देना है कि याद रखो, याद रखिए। क्या याद रखना है? तो प्रश्न में जो कण पूछा जाए, प्रश्न में जो कण पूछा जाए वही हम क्या करेंगे? गिनेंगे, वही गिनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि प्रश्न में जो पूछा जाए इनमें से पदार्थ को परमाणु के रूप में पूछा जाएगा तो परमाणु लिखेंगे, अणु के रूप में पूछा जाएगा तो अणु लिखेंगे, आयंस के रूप में पूछा जाएगा तो आयंस लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। अब तो हमने कण को भी देख लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमसे क्या पूछा है, जैसे देखते हैं, जैसे 1 मोल H2O, जैसे 1 मोल H2O लिखा है, H2O अणु लिखा है, तो क्वेश्चंस में H2O अणु लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? इसका मान 6.022 × 10⁻23 अणु नोट करेंगे। अब कण की जगह पर क्या दे रखा है? अणु, तो अणु हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ये सब प्रश्न के अनुसार है। फिर 1 मोल मान लीजिए, 1 मोल सोडियम परमाणु लिखा है, 1 मोल सोडियम परमाणु लिखा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम 6.022 × 10⁻23 परमाणु बोलेंगे। ठीक है, अब वैसे ही दे रखा 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl सूत्र 1 मोल NaCl सूत्र लिखा है, सूत्र इकाइयां लिखा है, तो इसे क्या बोलेंगे? 6.022 × 10⁻23 सूत्र इकाइयां। कहने का मतलब यही है कि जो प्रश्न में पूछ रहा होगा हम उसी को लिखने वाले हैं, यह ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इस तरह से हमने कण किसे कहते हैं इसको भी देखा। अब हम जानेंगे इसे कि इससे हम अणु को कैसे निकालेंगे। ठीक है, इससे हम अणु को कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस दे रखा हो, एक क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो, 1 मोल H2O में, 1 मोल H2O में कितने अणु होंगे? कितने अणु होंगे? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1 मोल पानी में कितने अणु होंगे। अब इसको निकालने के लिए हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 अणु होता है। 1 मोल में कह रहा है तो क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। फिर क्या बोलेंगे? क्योंकि 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 कण होता है। अब प्रश्न के अनुसार ये कण की जगह पर क्या लिखेंगे? हम अणु लिखेंगे, अणु। ठीक है, तो अब 1 मोल में कितना होता है, तो H2O में कुल कितने अणु होंगे? अतः H2O 1 मोल H2O बराबर 1 मोल H2O बराबर क्या हो जाएगा? 6.022 × 10⁻23 अणु। ठीक है, प्रश्न के अनुसार ये चेंज हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए क्वेश्चन 2 हमसे पूछ रहा हो, 2 मोल ऑक्सीजन में कितने अणु होंगे? कितने अणु होंगे? 2 मोल ऑक्सीजन में कुल कितने अणु होंगे? तो हम सीधा क्या करेंगे? सीधा 2 × 6.022 × 10⁻23 क्या लिखेंगे? अणु लिखेंगे। अब इसका गुणा कर देंगे, जितना आएगा उतना अणु होगा। डायरेक्ट या हल दिया है, क्योंकि 1 मोल में इतने कण होते हैं तो इतने मोल में इतने × इतने की कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में हम देखते हैं ये क्या होगा? 12.044 × 10⁻23 अणु। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे? वैज्ञानिक संकेतन हमें मालूम है, कर सकते हैं। 1.2044 × 10 की पावर कितना किसका है? दाएं से बाएं की तरफ एक अंक, तो एक अंक यहाँ जाके जुड़ जाएगा, 24 अंक। यानी क्या आंसर आपका होगा? तो आंसर हमारा होगा 2 मोल O2 में 1.2044 × 10⁻24 अणु होगा। वैसे ही
0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में, मोलों की संख्या मान लीजिए हमसे पूछ दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 0.5 मोल CO2 में कितने अणु होंगे, ये पूछा। सिंपल सा, क्योंकि हमको पता है 1 मोल बराबर, जब भी मोल आए 6.02 × 10⁻23 कण बोलेंगे, ये तो दिमाग में बना लीजिए। अब यहाँ पे अणु की बात कर रहा है, कण है। अब अणु कितना 0.5 में, तो 0.5 मोल CO2 में कुल अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी, यहाँ बराबर कितने, बराबर 0.5 × 6.022 × 10⁻23 अणु है ना, अणु। अब इसको आप हल करेंगे तो 3.011 क्या आएगा, 3.011 × 10⁻23 अणु होगा इसका आंसर। माने 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कुल अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 3.011 × 10⁻23 अणु होंगे। वैसे मान लीजिए 3 मोल Na में कितने परमाणु होते हैं, ये पूछ दिया है। 3 मोल Na में कितने परमाणु होंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन दे रहा है परमाणु में, तो क्या करने वाले हैं, सिंपल सी बात, 3 मोल में क्या करेंगे, तो चूंकि हमको पता है, चूंकि 1 मोल बराबर क्या होता है 6.022 × 10⁻23 कण, ठीक है, परमाणु में पूछ रहा है, तो 3 में क्या हो जाएगा, इसलिए 3 मोल Na में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी 3 × 6.022 × 10⁻23 परमाणु। जो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1.8 छत्री 18 1.8066 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 24 परमाणु होगा, ठीक है। आंसर हमारा ये होगा, ये ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा हो 10 मोल NH3 में अणुओं की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन दे रखा है। 10 मोल NH3 में अणुओं की कुल संख्या क्या होगी, ठीक है। तो चूंकि हमको पता है हल, 1 मोल बराबर वही चीज, जब भी मोल की बात करें तो इसका मान हम नोट करेंगे 2 × 10⁻23 कण। अब 10 मोल की कह रहा है, तो सीधा क्या करने वाले हैं, 10 × 6.022 × 10⁻23 क्या पूछा है, अणु में अणु होगी। अब इसको आप हल कर लीजिए, हल करेंगे तो क्या होगा 6.022 × 10⁻24 अणु होगा, यानी इसका आंसर हम क्या बोलेंगे, 10 मोल NH3 में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 6.022 × 10⁻24 होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मोल हमें दिया हो तो अणु कैसे ज्ञात करेंगे, हम निकालने के लिए सीखे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, उसको आप हल करिएगा, नहीं आए तो पूछिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 4 मोल H2 में कितने अणु, 4 मोल H2 में कितने अणु होंगे, 4 मोल H2 में, ठीक है। 5 मोल CO2 में कितने अणु होंगे, इसमें भी क्वेश्चन ये दो। क्वेश्चन 3 दे रखा हो, 2.5 ml Na में परमाणु कितने होंगे, 2.5 मोल Na में कितने परमाणु होंगे, ये मोल यहां लिख लेंगे। 5 मोल CO2 में कितने अणु होंगे, 2.5 मोल Na में कितने परमाणु होंगे। मान लीजिए और क्वेश्चन दे रखा हो, 8 मोल O2 में अणुओं की संख्या क्या होगी, कितने अणु होंगे,
तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। फिर एक मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा हो 0.25 मोल CH4 में अणु कितने होंगे, CH4 में कितने अणु होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यदि क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करने वाले, चलिए हिंट दे देते हैं, आप इसको करिएगा। कैसे करना है, सिंपल सी बात है। 4 मोल के लिए कितना कह रहा है, तो 4 मोल के लिए तो 4, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है ना, कितना अणु, तो इसका गुना कर लेंगे, जितना होगा वो आ जाएगा। इसमें 5 मोल कह रहा है तो 5 गुणे 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, ये भी अणु में कह रहा है तो अणु हो जाएगा, इसका गुना कर लेंगे। तो इसमें 2.5 मोल में कह रहा है तो इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, परमाणु, परमाणु हो जाएगा आंसर। फिर 8 मोल में कह रहा है तो क्या कर लेंगे, सीधा 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे, तो जितना आएगा उतना अणु हो जाएगा। वैसे ही 0.25 में कह रहा है तो 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होगा, अणु है, अणु होगा। आप इसे हल कर सकते हो इतने हिंट की सहायता से। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने यह देखा कि मोल दिया हो और अणु की संख्या पूछ रहा हो, इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो हम मोल को जानते हैं, याद रखेंगे। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण आते हैं, तो जितने मोल दिए रहेंगे उससे उसका गुणा कर देने पर वो कण, यानी कि क्वेश्चन में अणु रहेगा, परमाणु रहेगा, आयन रहेगा के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को जो बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।